हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडिया एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल शांडिल्य। आज की हमारी नई क्लास में आज की क्लास ईवीएस की क्लास रहेगी, जीएस की क्लास, जिसमें आपको करवाया जाएगा कुछ पोर्शन जो कि 1857 की क्रांति के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप स्पेशली केवीएस पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट क्लास रहेगी। केवीएस पीआरटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो टॉपिक दिए गए हैं उनकी रिवीजन क्लासेस यहाँ पर होगी। और जो बच्चे हमारे केवीएस पीआरटी के कोर्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए कंटेंट तो हमने ऐप पे प्रोवाइड किया है, उनकी रिवीजन की क्लास ये काउंट होगी। ठीक है, ये रिवीजन की क्लास हो जाएगी। तो इसके अलावा डीएसएसबी के बच्चों के लिए भी यूजफुल रहेगी, तो डीएसएसबी के बच्चे भी जरूर जुड़े। बाकी किसी भी एग्जाम की जीएस आपको तैयार करें वहाँ सब में ये जो है कामयाब रहेगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए डेली क्लासेस के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी क्लास मिस नहीं होगी, आपकी रेगुलरिटी आएगी क्लासेस के अंदर। तो एक क्लास जो है रिवीजन क्लास हमारी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हु कंटिन्यूड फाइट ए गुरिल्ला वार अगेंस्ट ब्रिटिश इवन आफ्टर डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के एक सेनापति थे जिनका नाम है तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद भी उन्होंने गुरिल्ला वार जारी रखा, हालांकि बाद में इनको पकड़ लिया गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर हो गया बी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपके लिए आंसर है। कहाँ पर इन्होंने जो है, पहले तो इन्होंने कहाँ पर ये रानी थी वो बताइए। दूसरा बताइए कि इन्होंने एक दूसरे राज्य के किले पर अधिकार किया था वो भी बताइए। नाना साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। और पेशवा बाजीराव द्वितीय, इनका यहाँ पर रोल नहीं है, तो नाना साहब का रोल दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर नाना साहब कहाँ से बिलोंग करते थे ये आपको बताना है। तो तीन क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हम आपको 10 भी क्वेश्चन करवाते हैं तो उसके साथ आपको 30-40 क्वेश्चन रिवाइज होंगे। इसके अलावा अगर हम 20 करवाते हैं तो 60-70 तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से बिलोंग करती थी, पहला तो ये हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है चौथा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद झांसी को किस वजह से, कौन सी नीति के तहत मिलाया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में, पांचवा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो आप बताते रहिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये हमने पूछा था कि इनके पति का नाम क्या है, गंगाधर राव। ठीक है, उसके बाद नाना साहब जो है वो कानपुर में उनको विस्थापित किया हुआ था। ठीक है, पेशवा की सीट वैसे तो पुणे होती थी, तो वहां से इसको हटा के कानपुर भेज दिया गया था और इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। यही नाराजगी थी, क्योंकि एक नीति थी, उस नीति के तहत जो है इनको झांसी को विलय किया गया था, जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि विलय का सिद्धांत। इसमें कहा जाता था कि अगर आपका अडॉप्टेड सन है तो उस अडॉप्टेड सन को आपका नेचुरल हेयर नहीं काउंट किया जाएगा, उत्तराधिकारी नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, आपका बायोलॉजिकल बच्चा जो आपसे पैदा हुआ है, ठीक है, वो वही उत्तराधिकारी होगा, यानी कि अडॉप्टेड सन को नहीं माना जाएगा। तो नाना साहब भी अडॉप्टेड थे, इनकी पेंशन बंद कर दी गई। झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया हुआ था, इनको भी इनका भी राज्य मिला लिया गया। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ऐसा होता है। तो कानपुर से नाना साहब पार्ट ले रहे हैं। और ये चौथा क्या था ये मुझे ही ध्यान नहीं रहा, चलिए आप बता दीजिए क्या था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे हमारा आंसर हमें मिल चुका है, तात्या टोपे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आपने आंसर दे दिए। आगे बढ़ते हैं। 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, बरेली से, दिल्ली से, आगरा से, या मेरठ से। 1857 की क्रांति कहाँ से बिगुल फूका गया। तो यहाँ पर आपको सारे स्थान इंपॉर्टेंट रहेंगे, वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हम बता भी देंगे। सही आंसर होगा यहाँ पर मेरठ। ठीक है, 11 मई निर्धारित किया गया था। ठीक है, लेकिन ये 10 मई को ही मेरठ से शुरू हो गया। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 10th ऑफ मई इन मेरठ।
और 11 मई तक जो सैनिक हैं वो दिल्ली में पहुंच गए थे। ठीक है। यहाँ पर कुछ सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस यूज करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। तो जो वहाँ के सैनिक है उन्होंने उनको छुड़वा दिया और वहाँ के शस्त्र वगैरह लूट लिए, अपने अफसर को मार दिया और दिल्ली पहुंच गए। वो कहाँ पर? दिल्ली में वो पहुंचे, एक शासक थे, मुगल अंतिम शासक जिन्हें कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, या वो कविताएं लिखते थे एक नाम से जफर। तो इनके पास पहुंचते हैं और इनको भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बरेली से एक सैनिक था बख्त खां। ठीक है। ये यहाँ पर आया हुआ था और इनके सेनापति बन गया था। तो बख्त खां यहाँ पे पहुंच गया था दिल्ली को प्रोटेक्ट करवाने के लिए। तो इनके दबाव में वो मान लेते हैं और बाकी राजाओं को चिट्ठी लिखते हैं कि आप भी इस विद्रोह में शामिल हो जाए, और इनको भारत का जो सम्राट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये विद्रोह आगे बढ़ता है। तो 10 मई को शुरू हो गया था मेरठ में। हमारा सही आंसर तो ये हो गया। 11 मई को वो पहुंच गए थे दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। What was the immediate cause of सिपाही being angry? सिपाही जो है वो क्यों क्रोधित हुए, तात्कालिक कारण बताना है। हालांकि सिपाहियों को बहुत सारी ग्रीवेंसेस थी। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बिल्कुल इससे वो नाराज तो थे। ठीक है। ऑफ कार्ट्रेज एपिसोड, ये कुछ हो सकता है। फॉर बीइंग इंटॉलरेटिंग बिहेवियर, ये भी था। नन ऑफ दिस। देखिए ये तो बहुत सारे सालों से बात चल रही थी कि उनके में आपस में फूट डाली जाती है सैनिकों के बीच में। ठीक है। उनको अलग अलग डिवीजन बनाई जाती है, उनके साथ इंटॉलरेट बिहेवियर किया जाता है, सबॉर्डिनेट का बिहेवियर या इन्फीरियर रेस की तरह उसको साथ बिहेवियर किया जाता है। ठीक है। 1840 के दशक में जो है माहौल बिगड़ने लग गया था और 1840 तक आते आते तो माहौल ठीक था। अंग्रेज सैनिक उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, खेल खेलते थे, लेकिन उनके अफसर भी ऐसा ट्रीटमेंट खराब बंद कर दिया उन्होंने, और उन्होंने गाली गलौज करना, मारना, ये सारी चीज़ें आ गई थी। इंटॉलरेटिंग बिहेवियर तो आ गया था, लेकिन असली कारण जो हुआ इमीडिएट जो है वो कारतूस प्रकरण है। इसके अंदर क्या हुआ कि वहाँ पर इंसास राइफल थी पहले। इंसास राइफल की जगह पर दूसरी राइफल इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है इनफील्ड राइफल। और इनफील्ड राइफल्स जो थी वो अच्छी टेक्नोलॉजी की थी, थोड़ी हल्की भी थी। जब नई राइफल कोई नई चीज़ आती है तो वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी ही होती है। तो इसमें एक दिक्कत थी कि यहाँ पर जो कारतूस कार्ट्रिज डाली जाती थी, ठीक है, उस कारतूस के ऊपर जो है ना एक कवर होता था, थैली होती थी जिस पे एक ग्रीस भी लगा होता था। उसको बंदूक में डालने से पहले कारतूस को पहले मुंह से काट के उसको निकालना पड़ता था। तो उसके ऊपर वो जो ग्रीस लगाया हुआ था, तो ये अफवाह फैली कि इस पे काऊ की और पिग की चर्बी इसमें यूज की गई है। और काऊ जो है वो होली पशु है, किसके लिए? हिंदुओं के लिए। तो वो कैसे उसको मुंह से काटे, और पिग जो है वो हराम है मुस्लिमों के लिए। ठीक है। तो मुस्लिम भी कैसे इसको यूज करें, तो ये इमीडिएट काज बन गया। तो हमारा सही आंसर हो गया एपिसोड ऑफ कारतूस, कार्ट्रिज एपिसोड। ओके। विच एम्परर ब्लेस्ड द मिटनी, किस सम्राट ने विद्रोह को आशीर्वाद दिया? मीर जाफर, बहादुर शाह जफर, बख्त खां, या इनमें से कोई नहीं। अभी हमने डिस्कस किया कि दिल्ली में भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। ठीक है। ये जो नाम लिखा हुआ है बी, बी हमारा ऑप्शन यहाँ हो गया। इन्हीं को सम्राट घोषित किया गया और क्रांति फिर बाकी लोगों ने भी सम्राट के अधीन इस क्रांति में भाग लिया, बाकी राजाओं ने भी। तो यही अंतिम सम्राट थे, जफर नाम से कविताएं लिखते थे। अब जब इनको दिक्कत क्या थी, जफर को क्या दिक्कत थी, इसके पीछे रीजन था कि अंग्रेजों ने एक बात कह दी थी कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल शासक होगा। अब अंतिम मुगल शासक होगा, अब इसके बाद कोई शासक नहीं होगा। तो यहाँ तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी फेल हो गई। इसका पीछे कारण क्या था कि बहादुर शाह के तो अपने ही पुत्र थे, उनके बायोलॉजिकल पुत्र हैं, तो फिर क्यों अंतिम शासक होंगे वो? ये पेंशन पे रखे हुए थे, वैसे भी लाल किले के अंदर ही रहते थे। तो पुत्र जो है होते हुए भी इनका कोई शासक अगला उत्तराधिकारी नहीं होगा। इतनी यानी कि सारी चीज़ों को खत्म करके सारे आसपास के राजाओं को मिलाने के बाद अभी अंतिम में आके इन्होंने लैप्स की नीति को भी मानना बंद कर दिया अंग्रेजों ने। बायोलॉजिकल फादर होते हुए भी इन्होंने
कह दिया कि मुगल शासक जो है अंतिम शासक होगा। तो ये भी इस वजह से नाराज थे। तो यहाँ पर बख्त खां इनके सैनिक जो बरेली से आए थे, जो सेनापति थे, जिनके जिनके कहने पर इन्होंने इस म्यूटनी को आशीर्वाद दिया। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया? अच्छा, हु वाज गिवन टाइटल ऑफ फर्स्ट वायसराय कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ लिखा नहीं है। किसे वायसराय ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई? चीफ कमिश्नर को, गवर्नर जनरल को, फॉरेस्ट मैनेजर को, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर आपको देखना है कि थोड़ा सा आपको इसको मेंटेन करना चाहिए कि भारत में पहले, सबसे पहले जो है बंगाल के गवर्नर बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद बंगाल से ही गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर इंडिया के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, वायसराय, ठीक है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, गवर्नर, सॉरी। उसके बाद अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, लास्ट वारेन हेस्टिंग था। और वारेन हेस्टिंग को ही बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी वारेन हेस्टिंग्स ही हो गया, ठीक है। उसके बाद 1833 में अंतिम गवर्नर जनरल जो जो था बंगाल का, वो था विलियम बेटिक। और इस विलियम बेटिक को बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक, ठीक है। अब 1858 के बाद 57 की जो क्रांति, उसके बाद एक नया रेजोल्यूशन आया, और उसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय पे लॉर्ड कैनिंग था। ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अब इस गवर्नर जनरल को बना दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया। तो पहला वायसराय ऑफ इंडिया कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। तो यानी कि इस गवर्नर जनरल को बनाया गया वायसराय। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ यहाँ पर? गवर्नर जनरल को बना दिया गया, ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन टेकन बाय इंडिया टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी? भारतीय समाज में सुधार के लिए अंग्रेजों द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया था? लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती के खिलाफ कानून। दे एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, बिल्कुल। इंग्लिश एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड। तो इन्होंने भारतीय समाज में सुधार के लिए क्या कार्य किया था अंग्रेजों ने? सती के खिलाफ कानून, तो बिल्कुल 1829 में सती को बैन कर दिया गया था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह कानून भी पास कर दिया था 1856 में, लॉर्ड कैनिंग ने किया था ये। किसके प्रयास से? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें रोल प्ले किया। और यहाँ रोल प्ले किया किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। उनके प्रयासों से हो पाया। तो ये तो सुधारवादी दिख रहा है। इंग्लिश एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को जो है एक्टिवली प्रमोट किया। तो ये भी बात तो सही है। तो ये ऑल ऑफ द वो हो गया आंसर पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनको मैच कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कीजिए। तो फिरंगी नारा किसने दिया? ए नेम गिवन टू ब्रिटिश, ये बिल्कुल ठीक है। मारो फिरंगी को एक नारा था, ये किसने दिया? मारो फिरंगी को। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए। उसके बाद सिपाही कौन थे? ठीक है, सोल्जर्स को सिपाही कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह जफर कौन है? ये है लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। और नाना साहब कौन है? ये नाना साहब अडोप्टेड सन ऑफ बाजीराव द्वितीय है, जिनको अडोप्ट किया गया था कानपुर, इनको लेकिन अंग्रेजों ने भेज दिया और इनको बाद में पेंशन बंद कर दी गई क्योंकि ये अडोप्टेड है, लैप्स की नीति लागू कर दी। मंगल पांडे कौन है? ये एक यंग सोल्जर है। ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग करता है? पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, ठीक है। बहादुर शाह कहाँ से थे? ये भी बताइए, तीसरा। चलिए, पहले मारो मारो फिरंगी जो नारा है वो मंगल पांडे ने दिया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो है नाना साहब कहाँ पर से बिलोंग करते थे? कानपुर से।
ठीक है। और बहादुर शाह जफर कहाँ से बिलोंग करते थे? वो दिल्ली से बिलोंग करते थे। अंतिम मुगल शासक हुए वो। उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई बाद में, उन्हीं के सामने ही, और उनको भेज दिया गया कहाँ पर? रंगून भेज दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले का सी होना चाहिए, उसके बाद दूसरे का डी होना चाहिए। पहले का सी और दूसरे का डी इसमें ही दिख रहा है, पहले वाले में ही। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यही हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? मेरठ वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी नेक्स्ट। मेरठ कब्जा किए जाने वाले अंतिम क्षेत्रों में से एक था। In 1857, Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in बैरकपुर। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, 1857। अच्छा, ओके, ठीक है, वाज हैंग टू, ठीक है, ये तो ठीक है। ब्रिटिश वर नॉट हैप्पी ऑन 1857 रिवोल्ट, ठीक है। द ब्रिटिश पास्ड ए न्यू एक्ट इन 18 रेफरिंग द ट्रांसफरिंग द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया टू ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ठीक नहीं है? देखिए, ये तो ठीक है। 1857 में जो मंगल पांडे जो है, वाज हैंग टू डेथ, इसको इसको फांसी दे दी गई थी फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जिसमें ये वर्किंग था, और इसने फिर वही चर्बी वाले कारतूस के एपिसोड के ऊपर काम जो है वो राइफल को यूज़ करना मना कर दिया। तो बाद में इसने खुद को मारने की भी कोशिश की, जब बहुत सारी सेना बुला ली गई थी बाहर से, जो मद्रास रेजिमेंट है उसको बुला लिया गया। तो इसलिए इसको बाद में जब पकड़ा गया, फिर बाद में इसको फांसी दे दी गई, ठीक है। मेरठ वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड। मेरठ कब्जा किए जाने वाले क्षेत्रों में से अंतिम क्षेत्रों में से एक था। ब्रिटिश वर नॉट हैप्पी इन इट ओनर, बिल्कुल ये तो ठीक ही है, ये भी ठीक है, ठीक है। और 1857 में एक पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को पास कर दी गई थी, ये भी ठीक है। तो मेर यही आंसर हमारा निकलता है कि हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरठ अंतिम नहीं था, मेरठ को पहले जो है कर लिया गया था, अंतिम क्षेत्रों में से नहीं था। उसके बाद है बहादुर शाह जफर डाइड इन, कहाँ पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? इनको एग्जाइल कर दिया गया, एग्जाइल कहते हैं देश निकाला दे दिया गया, और वो वहीं पर अफसोस करते हुए मरे कि वो अपने घर पर या अपने मातृभूमि पे नहीं मरे, तो अफसोस करते हुए मरे हैं। इनके परिवार को विस्थापित कर दिया गया, जो इनके पुत्र थे इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। दिल्ली से विस्थापित करके इनको भेज दिया गया था, कहाँ पर? ताकि फिर से एज एम्परर ये कोई म्यूटिन ना स्टार्ट करे और इनको सिंबल ना माना जाए किसी भी चीज़ का। तो इनको भेजा गया था रंगून, ठीक है। रंगून आज जो म्यांमार है, इसको पहले कहा जाता था बर्मा, ठीक है। बर्मा की आज की राजधानी, उस समय की राजधानी रंगून थी, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी भी अभी कुछ समय तक रंगून ही थी। अब एक नायपीड़ा नाम से इससे थोड़ा सा दूर जो है, रंगून से थोड़ा दूर राजधानी बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर मांडले जेल, ठीक है, ये भी वहीं पर है। उसके बाद अंडमान निकोबार, नहीं, ये सही आंसर हमारा बी हो गया इसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो आप फिडियाज एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो आज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आपको क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। इसके अलावा बाकी जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, आपको हमारे जो लिंक्स हो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अदरवाइज आप द फिडियाज एकेडमी नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ चैनल मिल जाएंगे। वहाँ उसके क्या फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगी। उसके बाद जो आपके वैकेंसी की नोटिफिकेशन है, जो जानकारियां हैं वैकेंसी की, वो आपको वहीं मिल जाएगी। उसके बाद आपके डाउट्स हैं, आप वहाँ पूछ सकते हैं, डाउट्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप सभी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्विज में, डेली क्विज में, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। टीचर की तैयारी करने वालों के बच्चों के लिए साइकोलॉजी का अलग से ग्रुप वहाँ बना हुआ है, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लें। ऐप में आपको केवीएस पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो केवीएस पीआरटी का कोर्स अवेलेबल है। हाई क्वालिटी कोर्स है, बेस्ट कोर्स होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी कंटेंट मैच करके देखिए, टॉपिक वाइज बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो केवीएस पीआरटी का है वो आपको दिया गया है, और बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है। डीएसएसबी, ठीक है, डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कोर्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर डीएसएसबी के जनरल पार्ट की तैयारी आप टीजीटी या पीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा।
यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि डीएसएसबी की अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज आप 20 मॉक्स टेस्ट की आप लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज जो है पीआरटी की वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे ऐप डाउनलोड करेंगे उनको एईईएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका टेस्ट फ्री मिलेगा। और डेमो क्लासेस जो है हर एक कोर्स में बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, आप डेमो क्लासेस फ्री देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस पीआरटी नॉमिनल प्राइस 2499 पे है और बाकी डीएसएसबी का जो प्राइस है आप 30% डिस्काउंट फीडियाज 30 नाम से कोड यूज कीजिए, आपको मिल जाएगा। केवीएस पीआरटी को हमने इस पे ही सेट कर दिया, आप कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीएसएसबी पीआरटी में फीडियाज 30 जो है वो लगाएंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये केवीएस पीआरटी का प्राइमरी का कोर्स है। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ईवीएस, साइंस, पेडागोगी, मैथ, सब जो भी सब्जेक्ट वहाँ पर दिए गए हैं टॉपिक वाइज ही चीज़ें करवाई जा रही है। ये 3499 नहीं, अब 2499 हो गया है, इस पर कोड लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। और डीएसएसबी प्राइमरी टीचर का आप कोर्स करना ज्वाइन करना चाहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो वो आप हमारी ऐप पे डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। मराठी न्यूज़पेपर है केसरी, ये किसके द्वारा संपादित किया गया था, ये बात आ गई है, ठीक है। मराठी न्यूज़पेपर केसरी किसके द्वारा संपादित किया गया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या चित्तरंजन दास या सरोजिनी नायडू। दो न्यूज़पेपर हैं, एक केसरी है और एक मराठा है। ये दोनों ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किए गए थे, ठीक है। केसरी जो न्यूज़पेपर है ये देखिए, मराठा जो था वो मराठी में नहीं था, या इंग्लिश में था, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और केसरी जो है फिर उसके बाद मराठी में हो गया। दोनों ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किए गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने दो त्योहार भी मनाए थे जिसका नाम है शिवाजी उत्सव, ठीक है। और एक दूसरा त्योहार है गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव शुरू किया जो आज भी वहां पर चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप बताइए ये कब शुरू किए थे दोनों ही त्योहार, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। चित्तरंजन दास एक ऑप्शन, हमारा आंसर तो आ ही गया है। चित्र सीआर दास जो है आप देखेंगे इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, 1924 में। किसके साथ मिलकर? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, पहली भारतीय अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, भारतीय महिला अध्यक्ष। वैसे अगर पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो फिर वो एनी बेसेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट हो जाएगी। फिर लाला लाजपत राय आर्य समाज से बिलोंग करते थे, पंजाब में इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा और साइमन कमीशन के विरोध में ही इनकी डेथ हुई। साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने साइमन गो बैक जो नारे लग रहे थे लाहौर में, वहां पर इन्होंने विरोध किया और इनकी लाठियों की मार की वजह से इनकी वहां पर हत्या हो गई थी। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस है। लाला लाजपत राय वाज ए नेशनलिस्ट फ्रॉम, कहाँ से थे भाई? वो पंजाब से थे, अभी मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद जो चित्तरंजन दास, कौन सा मूवमेंट जो है एसोसिएटेड है चित्तरंजन दास से? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अभी आपको बताया मैंने कि 1920 में ये स्टार्ट किया गया और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां, लुक्रेटिव खूब पैसे वाली चीज़ें छोड़ दी और इसमें एक सी आर दास भी थे और इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू भी थे। मोतीलाल नेहरू ये वही हैं जवाहरलाल नेहरू के पिता। बाद में जब 1922 में महात्मा गांधी जी ने चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से, चोरा चोरी हत्याकांड नहीं कहते, अब इसको चोरा चोरी घटना कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जब फिर से जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया तो इन लोगों ने 1924 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। लेकिन ये स्वराज पार्टी कांग्रेस स्वराज पार्टी थी, कांग्रेस के अंदर ही थी। हालांकि कुछ लोग विरोध कर रहे थे, इनका मेन मानना था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है जो चुनाव होने वाले थे तो ये चाहते थे कि हम भी पार्टिसिपेट करें। कुछ लोग विरोध में थे कि हमारे अंग्रेजों के साथ क्यों पार्टिसिपेट करें, लेकिन फिर भी ये लोग चाहते थे कि हम पार्टिसिपेट करें। तो डिवीजन का एक और कारण बन सकता था कांग्रेस के अंदर, तो गांधी जी ने कहा कि आप बनाइए पार्टी लेकिन कांग्रेस से अलग मत होइए। और इस दौरान जो है जब मूवमेंट कोई और नहीं चला, इस दौरान इन्होंने वहां पर सरकार में जाकर
वहाँ पर कांग्रेस की नीति, जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी, पॉलिसीज थी, उनकी बड़ी क्रिटिसाइज की। ठीक है, यानी कि जब ऐसा पीरियड चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया। ठीक है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? ठीक है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक जो है वो बादशाह खां हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहाँ से बिलोंग करते थे। लाल कुर्ती रेड शर्ट आर्मी इन्होंने स्थापित की, और ये गांधी जी के फॉलोवर थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। यानी कि अहिंसक तरीके से कार्य करते थे, भारत के विभाजन के विरोध में नहीं थे ये। ठीक है, नहीं, उसके विभाजन के विरोध में थे ये, विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन फिर बाद में पॉलिटिक्स ने जो किया, तो ये वहीं पर रहे पाकिस्तान में। तो ये फर्स्ट फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट फॉरेनर जिनको भारत रत्न मिला है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कल रिपीट हुए हैं, तो हम किसी और क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग नेशनल मूवमेंट? राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर्म एक्ट ऑफ 1878 डिसअलाउड इंडियन फ्रॉम हैविंग आर्म्स। बिल्कुल, इसने भारतीयों को हथियार रखने पे पाबंदी लगा दी थी। बिल्कुल। उसके बाद है गांधी जी एंड हिज फॉलोअर मार्च फ्रॉम साबरमती थ्रू दांडी। उनके बिल्कुल ये दांडी मार्च कहा जाता है। 16 अगस्त 1946 वाज अनाउंस्ड वाज एज ए डायरेक्ट एक्सटेंडेड बाय मुस्लिम लीग। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एस्टेब्लिश बाय सी आर दास। ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डेविल क्वेश्चन है ये। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं होता। आपको एनालिसिस पूछी गई है और उसमें भी आपको कंफ्यूज किया गया है। ये ठीक है। लॉर्ड लिंटन नाम का एक वायसराय था जिसने ये आर्म एक्ट लेके आया। इसके अलावा वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लेके आया था, जिसमें वर्नाकुलर जो भाषा से या क्षेत्रीय भाषा की, स्थानीय भाषा की जो जो समाचार पत्र थे, अगर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको जो है बैन कर दिया गया और उनकी चीज़ों को कन्फिस्केट कर दिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, तो एक अमृत बाजार पत्रिका नाम से एक न्यूज़पेपर ने रातों रात अपने को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर लिया था। तो इसका कारण था कि क्षेत्रीय भाषा लोगों को समझ में आती है, तो उससे नेशनलिस्ट आइडिया लोगों को ज़्यादा तेज़ी से फैलते थे। तो इसने ये काम किया था। और उसके अलावा भारतीयों को आर्म एक्ट जो है वो लाया। अंग्रेज लोग हथियार रख सकते हैं, भारतीय नहीं रख सकते। तो ये एक तरह का डिसडेन दिखाई दिया जो कि भारतीयों के खिलाफ इसने पैदा किया। लोग इससे जो है क्रोधित हुए। इसके अलावा इसने जब फेमाइन आ रखी थी तो दिल्ली दरबार लगाया, बड़ा ग्रैंड दिल्ली दरबार, और उस पर खूब सारा खर्च किया, तो लोग इससे खुश नहीं थे। ये तो ठीक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। गांधी जी और उसके फॉलोअर 1930 में, गांधी जी और उसके फॉलोअर 1930 में दांडी मार्च करते हैं, और दांडी मार्च के बाद ही वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे डिसाइड किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ये भी ठीक है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये सी आर दास ने नहीं की, ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, हमारी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद मिलते हैं नई क्लास में आगे से। अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, डेली अपने टारगेट पूरे कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।